हेलो एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, डायरी के पन्ने पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक डायरी विधा लेखन है। यानी कि डायरी के पन्ने में लेखिका एन फ्रैंक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जो तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, उसके द्वारा जो सेना थी नाजी सेना, उसके द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार की एक डायरी है ये। इन मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरी के पन्ने पाठ में लेखिका जो कि मात्र 13 साल की है, एन फ्रैंक के द्वारा जर्मन शासक हिटलर की नाजी सेना के सैनिकों के द्वारा तत्कालीन समय में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर ढाए गए जुल्म एवं अत्याचार एक कहानी है, एक प्रमाणित दस्तावेज है ये। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको कि एन फ्रैंक ने अज्ञातवास के दौरान एक डायरी के रूप में लिखा है, तिथिवार, डेट एंड डे के अकॉर्डिंग। तो 2 तिथियां हमने पढ़ ली थी। एक तो थी बुधवार 8 जुलाई 1942, आपको बता दूं क्या क्या था। उसके बाद था 9 जुलाई 1942। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शुक्रवार 10 जुलाई 1942। लिखा है, मेरी प्यारी किट्टी। एक बार पुनः आपको बता दूं कि जब जब एन फ्रैंक के द्वारा जिस तिथि को, जिस दिवस को जो लिखा जाता है, उस आतंक के माहौल में, डर के माहौल में, डर का माहौल क्यों था? क्योंकि एडोल्फ हिटलर के द्वारा, उन नाजी सैनिकों के द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, जुल्म ढाए जा रहे थे, उनसे मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा था। यानी कि एन फ्रैंक, उनके अलावा जो 7 अन्य सदस्य थे, उन्होंने सब कुछ झेला। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, प्यार, नफरत, ये सब कुछ बयां किया है इस डायरी के माध्यम से। चलिए पढ़ते हैं आगे। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, एक बार पुनः दोहरा दूं आपको, कई बार ये बातें बता चुका हूं। जब जब वो लिखना शुरू करती है, मेरी प्यारी किट्टी, जिस डायरी में, यानी उसको 13वें जन्मदिन के उपहार के रूप में मिली हुई जो डायरी थी, उस पर उसने इस अत्याचार की घटना को लिखा है जो उन पर ढाए गए। तो उसने एक कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन के रूप में उसको क्या नाम दिया? प्यारी किट्टी। एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए वो हर बार ऐसा लिखती है, मेरी प्यारी किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी। तो पढ़ते हैं आज क्या करिए। मेरी प्यारी किट्टी, मैं अपने पत्रों से यह बताना चाहती हूँ, हम कहाँ आ गए हैं। पहले मैं अभी तक की अपनी बात बताना चाहती हूँ। ये कैरेक्टर का नाम है। हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर एनेक्सी में ले आई। मार्गरेट वहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी बड़ी बहन का नाम है, मैं आपको पहले ही कल की वीडियो में पात्र परिचय करा चुका था। कौन कौन लोग थे वो जो कि उस अज्ञातवास में थे, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ। फ्रैंक परिवार था। फ्रैंक परिवार कौन था? एक एन फ्रैंक थी 13 साल की बालिका, उसकी बड़ी बहन मार्गोट है, उसके माता पिता हैं। किसके माता पिता? एन फ्रैंक और मार्गोट की। उसके अलावा एक वान दान दंपत्ति है, मानी पति पत्नी, उनका बेटा है, एक मिस्टर डसेल है। ये 8 लोग अज्ञातवास में कैद हैं। क्या क्या वहाँ लिखा जाता है, क्या क्या वहाँ घटनाएं घटित होती हैं, ये सब इस डायरी में एन फ्रैंक ने लिखा है। तो लिखा है, मार्गोट वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे, मानी सामान से भरे हुए थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। जो छोटा कमरा है वो फर्श से छत तक पूरे कपड़ों से ढका हुआ था, भरा हुआ था। पापा और मैं सफाई पर लगे। क्या कह रही है एन फ्रैंक? उसके पापा जी और वो सफाई करने बैठ गई। माँ व मार्गरेट बेहाल होकर बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही सो गई। इतने थक गए थे, बिना बेडशीट के बिछौनों में ही सो गई। हम सारे दिन काम में लगे रहे, थक कर हम भी सो गए, खाना किसी ने नहीं खाया। अब आप पढ़ सकते हैं कितनी
थकान उनको हो जाती थी उस आतंक के भय में जो जीवन जी रहे थे उस द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जर्मन सेना यहूदियों पर अत्याचार कर रही थी। वो बिना खाए पिए सो गए सब लोग। आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसी दास्तान है ये, जो इस डायरी में एन.एम. फ्रैंक ने लिखी है, जो मात्र 13 साल की उम्र की है। मंगलवार की प्रातः हमने पिछली रात की छोड़े हुए काम पूरे करने प्रारंभ किए। मैंने जब मंगलवार को प्रातः उठे तो पिछली रात की जो अधूरे पेंडिंग वर्क थे वो उन्होंने पूरे किए। बेप और मेप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श साफ किया। बुधवार तक मैं बहुत व्यस्त रही। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद फुर्सत मिली है तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में कब क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। यानी आगे वो कह रही है अब आगे क्या होने वाला है, तुम्हारी एन करके उसने वहीं पे समाप्त कर दिया। अब एक नई तिथि को क्या घटना घटित होती है वो लिखती है, क्या अनुभव उसका है। ध्यान दें आगे, शनिवार 28 नवंबर 1942। हम आपको कई बार बता चुके हैं जिस तिथि को जो जो उसे अनुभव होता है वो लिखती है कौन, एन.एम. फ्रैंक। हर बार प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए और डेट एंड डे पहले लिखती है। तो अब क्या होता है ध्यान दें, इन दिनों हम अपने राशन से ज़्यादा बिजली खर्च कर चुके हैं। नतीजन किफ़ायत बरतनी होगी, माने कि कम खर्च करना होगा, अन्यथा बिजली कट जाएगी। माने अगर ज़्यादा बिजली यूज करेंगे तो बिजली भी कट जाएगी। 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तब हम पढ़ नहीं सकते, अतः तरह तरह की हरकतों के द्वारा समय बिताते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन में समझाया था, जब जब उनको मौका मिलता है थोड़ा सा मानसिक जो उनको परेशानी होती है उसको कम करने के लिए कभी अंताक्षरी करते हैं, कभी कोई छोटा मोटा गेम खेलते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें बता रही है। तरह तरह की हरकतों के द्वारा समय बिताते हैं। दिन में तो घर के पर्दे 1 इंच भी हटा नहीं सकते। मालूम है क्यों नहीं हटा सकते हैं? ताकि बाहर से कोई देख न ले कि यहाँ कोई अन्य लोग मौजूद हैं, इसलिए दिन भर पर्दे बंद रखते हैं। अंधेरा होने पर पर्दे हटा सकते हैं, लेकिन जब संपूर्ण इलाके में अंधेरा हो जाता है तब पर्दे हटाते हैं, क्योंकि तब अंधेरे में कोई अंदर देख नहीं सकता है। हमें अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पर्दा हटाकर रात को पड़ोसियों के घर में ताका झांकी कर लेते हैं, ऐसा वो बता रही हैं। मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में शेयर करती हूँ, अतः मैं बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर मिस्टर डसेल की बातों पर ध्यान नहीं देती। हमने बताया था आपको, वो बारीकियाँ लिखती है। उसने यहाँ पर जो मिस्टर डसेल हैं उसने बोला कि बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती हूँ। कौन बता रहा है? एन.एम. फ्रैंक बता रही हैं। मिस्टर डसेल चुगलखोर हैं, वास्तविकता बता रही हैं कि वो चुगलखोर हैं। वे मेरी बातों की रिपोर्ट मम्मी को करते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं, किंतु मिसेज वान 5 मिनट बाद मुझे बुला लेती हैं और मैं उपदेश सुनने से छुटकारा पा जाती हूँ। किट्टी, मैं तुमको यह बताना चाहती हूँ, यदि परिवार वाले सारे दिन आप में ही मीन मेघ निकालते रहें, दुत्कारते रहें, मैं डांटते फटकारते रहें, तो उसे सहन करना बहुत कठिन होता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक कल्पनाशीलता पर आधारित उस निर्जीव को किट्टी को संबोधित करते हुए बार बार लिखती है, अपनी दास्तान बयां करती है, बार बार उस किट्टी के लिए कह रही है। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं अपने कार्यों की समीक्षा करती हूँ, मानी दिन भर क्या क्या मैंने लिखा, क्या क्या अनुभव किया, उसकी मैं समीक्षा करती हूँ। उस समय मुझे हंसी व रोना दोनों आते हैं, साथ ही अपने को बदलने की इच्छा भी करती हूँ। प्यारी किट्टी, मेरी बातों में तुम उलझ गई होंगी, किंतु कागज़ की कमी के कारण काट कर मैं दोबारा नहीं लिख सकती। वो उस प्यारी किट्टी को भी मान लो कुछ सीख दे रही हो कि तुम मेरी बातों से उलझ गई होंगी, कुछ रोना आता होगा, कुछ हंसी आती होगी। जो दिन भर मैं काम अपने कार्यों की जब समीक्षा करती हूँ, कभी मुझे हंसी आती, कभी रोना आता है, ऐसा वो लिखती जा रही है। अब देखना आगे एक नई तिथि है, शुक्रवार 19 मार्च 1943। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी किताब से भी मिलान करते रहें इन तिथियों का, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं। मेरी प्यारी किट्टी, हम प्रसन्न थे, मैंने खुश थे यह समाचार सुनकर कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि समाचार कहाँ से सुनने हो।
तत्कालीन समय केवल रेडियो के माध्यम से वो समाचार जानते थे। रेडियो पर क्या क्या सुनता था, समाचार क्या क्या आते थे, कौन कौन क्या सुनाता था, ये वो जो है आकाशवाणी के माध्यम से सुनाया देता था। ध्यान दें, हम प्रसन्न थे कि यह समाचार सुनकर कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया, किंतु बुरी खबर यह है 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। गिल्डर वहाँ की मुद्रा है, जैसे आज हमारे भारत में है वैसे वहाँ पर भी हुआ था नोटबंदी। बोल रहे हैं 500 गिल्डर नोट भी अगले हफ्ते तक बेकार हो जाएंगे। इन नोटों को बदलवाने के लिए यह सबूत देना होगा ये नोट आपके पास कैसे आए। ब्लैक मार्केट के धंधा करने वाले व भूमिगत लोगों के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। भूमिगत मानी जो कि छिपे हुए हैं भूमि के अंदर, दोनों ही अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के जो नोट थे वे आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिए हैं, अतः अभी तो खैर है। माने कि कुछ टाइम के लिए समस्या टली है, पर आगे समस्या बढ़ जाएगी। मिस्टर डसेल पर पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन है, जल्दी ही मैं उसे अपने दांतों का चेकअप करा लूँगी। माने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना पड़ेगा। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। जो घरों के कायदे कानून है उसमें डसेल क्या है, आलसी आदमी हैं। ये चार्लोट तथा कई दूसरे लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। ये अपने डच अध्यापिका से पत्रों में सुधार कराते हैं, किंतु पापा ने मना कर दिया है ऐसा न किया जाए। हमने रेडियो पर हिटलर की घायल सैनिकों से बात सुनी जो इस प्रकार हो रही थी। हिटलर की नाजी सेना के सैनिकों ने अपनी जो आप बीती बताई घायल होते हुए, वो किस पर आई, रेडियो पर आई। वो सुनी क्या थी वो, ध्यान दें अपनी किताब में, आपकी किताब का भी स्टेटमेंट है ये। मेरा नाम हेनरिक सापेल है, अंडरलाइन कर दें स्टूडेंट्स। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्लानिलग्राद के पास। ये किस किस्म का घाव है यह? उसने जवाब क्या दिया, दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं। मतलब जब सेना युद्ध कर रही होगी बर्फीले इलाके में, पैरों के नीचे बर्फ रही होगी, वो पैर उनके एक तरह से गल गए। ये आवाज़ वो सैनिक रेडियो पे सुना रहे हैं। और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। इस प्रकार के उन सैनिकों के घायलावस्था की आवाज़ को रेडियो पर सुन रहे थे एनएम फ्रैंक और उनके साथ के अन्य सदस्य। ऐसा हमें एनएम फ्रैंक बता रहे हैं। ये बातें जस की तस दे रही हूँ, मानी एज इट इज मैं आपको बता रही हूँ। उस प्यारी किट्टी को समझाती हुई लिखती हुई एनएम फ्रैंक लिख रहे हैं और हमें इस कहानी से पता लग रहा है, इस ऐतिहासिक दस्तावेज से पता लग रहा है। जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी, मैंने जिस प्रकार हम कठपुतलियों के खेल खेलते थे उसी प्रकार हम रेडियो की घटनाएं सुनते थे, ऐसा एनएम फ्रैंक बता रही हैं। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों, मन जो जहाँ पर जख्म हो रखे हों, को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मानी रेडियो पर उन घायलों की जो अवस्था थी, उन अवस्थाओं को वो गर्व से कहते थे। क्यों कहते थे बेटा? क्योंकि उन्हें पता है कि हम देश के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वो गर्व करते थे। मिस्टर डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया। आगे ध्यान दें बेटा, मिस्टर डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया, जिससे पूरा साबुन ही खत्म हो गया। उनको हर महीने युद्ध के समय की घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। मैंने पापा से इसकी भरपाई के लिए कहा है। मैंने जिस साबुन को मेरे पैरों के द्वारा नुकसान हुआ, टूट गया, उसकी भरपाई के लिए मैंने अपने पापा से कहा। कौन कह रहा है? एनएम फ्रैंक। यहाँ पर लिख दिया उसने तुम्हारी एन। उस दिन क्या क्या लिखा? लिख दिया तुम्हारी एन। अब आगे क्या है? शुक्रवार 23 जनवरी 1944, एक और नई तिथि है। क्या कह रही है? ध्यान दें मेरी प्यारी किट्टी, जब जब जिस तिथि को, मैंने जिस डेट एंड डे को जो लिखती है फिर वही दोहराती है मेरी प्यारी किट्टी। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैंने कुछ पिछले वीक से मैंने अपने परिवार की जो वंशावली है, दादाजी, परदादाजी, बूढ़ा जी, परबूढ़ा जी, उनके बारे में मैंने
कुछ अध्ययन किया है, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा एन फ्रैंक बता रही हैं। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। स्कूल का काम मेहनत से कर रही हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूँ। तत्कालीन समय में बीबीसी बहुत प्रचलित था, आज भी है। बीबीसी की जो खबरें होती हैं वो बहुत पुख्ता होती थी, तो उसके बारे में वो बता रही हैं। रविवार को अपने फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्रित करती हूँ। जो रविवार का दिन होता है उस दिन में जो अपने पसंदीदा फिल्म कलाकार होते हैं, जो फेवरेट फिल्म कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, उनकी मैं पिक्चर एकत्र करती हूँ। ये कौन बता रहा है? एन फ्रैंक। हर सोमवार मिस्टर कुगलर द्वारा लाइव फिल्म पत्रिका देखती हूँ। परिवार के लोग मेरे शौक को पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेप अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी के दिन फिल्म देखने जाती है और तो पहले दिन ही उस फिल्म के नायक नायिका के नाम तथा समीक्षाएं मैं उसे बता देती हूँ। इस बार मेरी मम्मी कहती हैं इसे सब याद है, अतः फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। मानी जब जब उनको वो मौका मिलता होगा थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने का, उन घटनाओं का जिक्र भी एन फ्रैंक ने इस डायरी लेखन में बताया है। जब मैं केस सज्जा मानी बेटा बालों को सजना संवारना, बालों को सजाना बनाकर बाहर आती हूँ तो परिवार वाले कहते हैं कि मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। वो कह रही है कि जब मैं अपने बालों को सजाती हूँ तो मेरे परिवार के लोग मुझे कभी किसी फिल्म हीरोइन के बारे में बताते हैं कि आप उसकी तरह लग रही हैं, तो वो क्या करती है देखना, मैं इससे अपना स्टाइल बताती हूँ, किंतु सबकी सुनकर मैं बोर हो जाती हूँ और गुसल खाने में जाकर बाल खोल देती हूँ। मेरे बाल फिर पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। आपने शुरू में देखा होगा, आपको मैं फिर एक बार बता दूं, जब उसका डायग्राम बना हुआ है पार्ट में स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये देखो आप, वो अपनी केस सज्जा भी करती है, केस में बालों को सजाती संवारती भी है। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन फ्रैंक के चारित्रिक विशेषताएं बताइए, मैंने कैरेक्टर स्केच करिए। ये भी आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, भेजेंगे आपको, जो भी जैसे आप हर बार भेजते हैं। तो ये ऐसा वो करती है, उस डायरी में इन बातों को भी लिखती है। आगे पढ़ें। ठीक है, तुम्हारी एन। अगली तारीख क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बुधवार 28 जनवरी 1944। वो इम्पोर्टेंट था, आगे ऊपर वाला 23 जनवरी 1944 वाला भी इम्पोर्टेंट था। अपने परिवार की उसने चर्चा की है, वंशावली की चर्चा की है, वो लिखी है, और अपने फैशन के बारे में बताया है, कब कब कौन फिल्म देखने जाते हैं, मतलब किस परिवेश में जाते हैं, उसी के आसपास, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, वहीं पे उनके पास उपलब्ध सामान है दाएं बाएं उसी बिल्डिंग के आसपास, वो लिख रही है। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी क्या कह रही है? तुमको मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। बासी खबरें बोल रही है पुरानी खबरों के लिए, पुरानी खबरों के लिए। अतः प्रार्थना करो कि एन कोई नया समाचार दें। उस प्यारी निर्जीव किट्टी को संबोधित करते हुए कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए एन फ्रैंक लिख रही है, ऐसा लगता है बार बार तुम मेरी पुरानी खबरें सुनकर बोर हो जाती होंगी, अतः कोई ऐसी प्रार्थना करो कि अब मैं माने एन कोई नया समाचार आपको दे। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, कि जिस प्रकार नाली का पानी नीरस हो जाता है, रस से हीन हो जाता है, किंतु मैं भी तो बाध्य हूँ कि प्रतिदिन वही सब कुछ तुम्हें सुनाऊं। खाने के समय यदा कदा राजनीति अथवा अच्छे खाने के अतिरिक्त प्रायः प्रतिदिन मम्मी व मिसेज वान दान की बचपन की उन कहानियों को सुनना पड़ता है जिनको हम 1000 बार सुन चुके हैं। मान कि प्रतिदिन शाम को वान दान दंपत्ति और अपनी माताओं की कहानियां हमें भी सुननी पड़ती हैं बार बार। इसके बाद डसेल सुंदर रेस के घोड़े, चार्लोट के महंगे वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियों और डरे हुए मरीजों की कहानी सुननी होती हैं। मन इस प्रकार के शीर्षकों की कहानियाँ वो हमें प्रतिदिन रात को सुनाते हैं। जो जो शीर्षक यहाँ पर आए हैं, क्या क्या हैं वो?
रेस के घोड़े, 4 लोट के महंगे बालरूप, लीक करती नावें, 4 वर्ष की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, सभी कहानियाँ हमको भी सुननी पड़ती हैं। उस प्यारी किट्टी को समझ करते हुए वह लिख रही है। हम 8 को सबके किस्से याद हो गए हैं, यानी जितने 8 लोग हम यहाँ पर अज्ञातवास में हैं, हमको अपने जीवन के सभी कहानियाँ याद हो गई हैं। एनेक्सी में नया या ताज़ा सुनते सुनाते को कुछ भी नया नहीं बचा है। मैं तो प्रयास करती हूँ कि किसी के किस्से में बीच में न टोकूँ। मन जब कोई कुछ सुनाए तो मैं बीच में न टोकूँ उसे। जॉन और मिस्टर क्लीमैन अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है, मन उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं ही लगती हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं। हम लोगों की खुशी में हम खुशी मनाते हैं जो कैद से मुक्त हो गए हैं। भूमिगत होना अथवा अज्ञातवास पर चले जाना अब सामान्य बात है। तत्कालीन समय में कह रही एन.एम. फ्रैंक कि आज इस भय के माहौल में द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है। आम तौर पर भूमिगत होना एक सामान्य बात है। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता भी करते हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स वाले अपनी जान जोखिम में डालकर अज्ञातवास में छिपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं। कुछ नीदरलैंड के फ्री वो हैं जो हम जैसे लोगों को वित्तीय सहायता मानी आर्थिक सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, नकली पहचान पत्र बनवाते हैं। कुछ वो मददगार होते हैं जो फर्जी पहचान पत्र बनाते हैं, माने हम तो यहूदी हैं, हमारा किसी अन्य समुदाय से फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया है ताकि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। युवा ईसाइयों के काम खोजते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जहाँ दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, वहाँ हमारे मददगार रोजाना बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। कभी कभी दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं, जैसे मिस्टर क्लीमैन ने बताया कि गोल्डन लैंड में भूमिगत आदमियों और पुलिस वालों में फुटबॉल मैच हुआ। ऐसी ऐसी घटनाएं वो बता रही हैं कि गोल्डन लैंड में जो भूमिगत लोग हैं उन आदमियों में और उन पुलिसकर्मियों में एक दोस्ताना फुटबॉल मैच भी हुआ। इन अज्ञातवासियों को हिल्वरसम ने राशन कार्ड जारी किए। रजिस्ट्रार ने अज्ञातवासियों से राशन कार्ड ले जाने का आग्रह किया है। वह राशन कार्ड की बात इसलिए हो रही प्यारे विद्यार्थियों, ताकि उनको उस राशन कार्ड की वजह से राशन उपलब्ध हो सके, खाद्य सामग्री उपलब्ध मिल सके, ताकि वो भूखे न रहें। आपने कई बार इस कहानी में पढ़ा है कि कई बार वो इतने थक जाते थे, रात को भूखे पेट सो जाते थे, तो उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि कुछ ऐसा जैसे दलिया इत्यादि मिल जाए जो आसानी से पका सकें, खा सकें। बिस्किट मिल जाएं, बड़ी वगैरह मिल जाएं, उनको वो बिना पकाए भी खा सकते हैं। राशन कार्ड के अभाव में एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते थे। तत्कालीन मुद्रा है वहाँ की, वो जो गिल्डर बोल रहे हैं। इन कामों को करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन चालाकियों का जर्मनी वालों को पता न चले। लेकिन एन.एम. फ्रैंक बता रही हैं ये जो सारे सहायता करने वाले होते हैं हमारी, ये काम इतनी समझबूझ से करने पड़ते हैं कि कहीं से जर्मनी की नाजी सेना के सैनिकों को इसका पता न चले। इसलिए इन कार्यों को करते समय जो भी हमारी सहायता करता है वो बड़े ध्यान से सब सहायता करता है ताकि एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना को इसका पता न चल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसने लिख दिया यहाँ पे तुम्हारी एन, यानी बुधवार 28 जनवरी 1944 को जो उसने लिखा यहीं पर एंड कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बुधवार 29 मार्च 1944 को क्या क्या हुआ और उसने क्या क्या लिखा, इसे हम आगामी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।